Hello friends, welcome to the SYA Academy. Today we will discuss one of the very important chapter of class 12 political science, that is challenges of nation building. This chapter is very much important for the board classes as well as for the other examinations like UPSC, where we need to study about the post independence India. तो what were the challenges जो हम फेस कर रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So before moving forward, I would request you to subscribe our channel so that we can make more videos for you. So let's move forward. So यहाँ पे हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी. दैट वाज द ट्रेस्ड विद डेस्टिनी स्पीच एट द मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त 1947, जो हमें याद रखनी है. व्हेन जब हम आजाद हुए थे एट दैट टाइम देयर वर टू मेन गोल्स जो कि कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. First was, after independence we shall run our country through democratic government. तो पर्पस ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक इन नेचर होगी, मतलब इलेक्शन होंगे और हमारी पब्लिक उस गवर्नमेंट को चुनेगी, ना कि कोई आउटसाइडर आएगा और हमारी गवर्नमेंट को चुनेगा. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट गोल वाज हमारी इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए दैट शुड रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पुअर एज वेल एज सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप. तो फ्रीडम मूवमेंट में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे सबका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि ये दो गोल को हम तुरंत अग्री करते हैं. बट हमें इंडिपेंडेंस इतनी आसान से नहीं मिली. सबसे ट्रैजिक इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ दैट वाज द फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. दो अलग अलग पार्ट बन गए इस कंट्री के, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान, विच वी ऑल नो. थ्री बिग चैलेंजेस वी फेस्ड. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज दैट वी फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, जैसे हम आजाद हुए थे, दैट to shape nation that was united yet accommodative of the diversity in our society. हम बहुत सारे diverse लोग हैं on the basis of language, on the basis of the region, on the basis of our culture. So first and the biggest challenge was कि कैसे हम नेशन को एक आइडिया दें, एक शेप दें. दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज एवरीबडी इन द वर्ल्ड सब सोच रहे थे कि इंडिया अगर आजाद होगा तो डेफिनेटली टूटेगा या ब्रेक होगा बिकॉज देयर इज सो मच डाइवर्सिटी. Another challenge, second challenge was to establish democracy because in most of the countries जो कि आजाद हुई थी, which became independent during that time, they went on and become autocracy. काफी सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी अगर हम देखेंगे तो, and even African countries. So establishment of democracy was one of the biggest challenge. And as we all know, India adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट फॉर्म की गवर्नमेंट थी और हम अपने प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. And the third challenge that we faced was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some section. अगेन जो हमने डिस्कस किया कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. हमें ये चाहिए था जब हम आज़ाद होंगे कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एलिट्स का ही फायदा हो. डाउन ट्रोडन अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वुमेन, चिल्ड्रन, सबके बारे में ध्यान दिया जा सके. तो दीज वर द थ्री बिगेस्ट चैलेंजेस. इफ समबडी आस्क यू व्हाट वर द थ्री बिगेस्ट चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड, यू हैव टू राइट दीज थ्री पॉइंट्स. सो आप इन तीन पॉइंट्स को पॉज करके देख लीजिए, अपने छोटे से नोट्स में उतार सकते हैं. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थ्री पॉइंट्स. सो moving forward, you can see that there is a poem by Faiz Ahmad Faiz. So this can come in any examination for one marker, that who wrote the poem The Dawn of the Freedom. So you have to tell that it is Faiz Ahmad Faiz. It's important thing that आप one markers पे भी ध्यान दें. Second thing is Today I Called Waris Shah, or Today I Call Waris Shah. This poem was written by the Amrita Pritam, who was a prominent Punjabi poet. So you have to again remember this name also for your one markers or other GK questions. Now biggest problem, the first problem or challenge we faced was the partition. Partition हुआ. Two nation theory was proposed by the Muhammad Ali Jinnah. That means that we in India are not one people but two people, that was Hindu and Muslims, and this led to the partition. Partition simple नहीं था कि ऐसे बस लाइन खींच दी और तुम इधर के तुम उधर के. It led to lot of displacement and lots of rehabilitation. It was not a simple process. So let us see what were the challenges of the partition. कैसे partition हुआ और क्या challenges आए. First of all, when it was said that कि एक Muslim majority area बनेगा, there was no single belt of Muslim majority area in British area. कुछ मुस्लिम मेजोरिटी थी वो ईस्ट इंडिया में थी, कुछ वेस्ट इंडिया में थी. सो अल्टीमेटली वेस्ट पाकिस्तान बिकेम
and East Pakistan was created, and this completely was called as the Pakistan. As we know later, कि बाद में East Pakistan became the Bangladesh in 1971. Second challenge of the partition was not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Every Muslim also didn't wanted to be in Pakistan. Khan Abdul Ghaffar Khan, who was the leader of Northwest Frontier Province, also known as Frontier Gandhi, he staunchly approached the उन्होंने काफी ज्यादा अपोज किया टू नेशन थ्योरी को, but nobody agreed and ultimately partition was done. Now third thing, problem was that, as we have already discussed, that two of the Muslim provinces area of British India were Punjab and Bengal, but वहाँ non-Muslim भी थे, तो how to divide them? So eventually it was decided that these two provinces would be bifurcated according to religious minority at the district or even lower level. So minority के basis पे it would be decided, and even district और उससे lower level पे division होगा. And it was not decided till 15th of August. So there was so much confusion. People didn't know whether they belong to India or Pakistan. When order was given that now this area has been divided, so सब हैरान हो गई कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, where we should move. So this was the third challenge or in the process of the partition. And fourth or the most important problem was the problem of minorities on the both sides of the border. काफी सारे हिंदूज थे और सिख्स थे जो कि पाकिस्तान में थे, और काफी सारे मुस्लिम थे जो कि इस साइड थे, इंडिया की साइड में थे. नाउ दे हैड बिकम, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड व्हिच वी हैव हाइलाइटेड, अनडिजायरेबल एलियंस. ये वर्ड आपको अपने आंसर में यूज करना है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड. वी हैव हाइलाइटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. ह्यूमैनिटीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कीवर्ड पे ध्यान दीजिए. सो दे बिकेम द अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन कंट्री. एंड इतना ज्यादा गड़बड़ और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी कि सून वायलेंस हो गया. एंड ड्यू आफ्टर सम टाइम दिस वायलेंस आल्सो वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. आपने काफी सारी मूवीज में भी देखा होगा, इवन अगर सिंपल मूवी गदर टाइप की मूवी तो सबने देखी ही है, दैट हाउ मच वायलेंस हैड हैपेंड आफ्टर द पार्टीशन. नाउ व्हाट वाज द consequences? Now before discussing consequences, I will give you some other informations also. Now when partition happened, then India, when people came left their country in so called Pakistan and they came to India, how to rehabilitate them, rehabilitation कैसे होगा उनका? So certain area and commissions were created by the Indian government which identified areas in Delhi like Punjabi Bagh or Rajinder Nagar. So you see lot of the colonies coming up in these areas जहाँ पे rehabilitation इन लोगों का हुआ depending upon certain criteria. But this was not possible in the eastern side क्योंकि वहां पे फ्लो काफी धीमे धीमे हो रहा था माइग्रेंट्स का. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको यूज करना है. द पार्टीशन वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट अब्रप्ट, unplanned and tragic transfer of population that human history has known. These four keywords you have to use in your answer अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए. You can see how people moved around the trains. रिफ्यूजी अपने ही देश में हो गए थे. लॉट ऑफ कम्युनल जोन्स वर क्रिएटेड. काफी सारी रिलीजियस बेसिस पे कम्युनल जोन क्रिएट हो गए थे. अमृतसर में, कोलकाता में, लाहौर में रिफ्यूजी कैंप्स आ गए थे. नाउ अगेन यू सी अ बॉक्स. Sadat Hasan Manto was one of the very famous poet who was very sad with this partition, and he wrote a poem on this. काफी सैड थिंग ये भी हुई थी. मैनी ऑफ द चाइल्ड वर अबडक्टेड, मैनी ऑफ द वुमेन वर रेप्ड, मैनी ऑफ द वुमेन हैड टू डाई टू प्रिजर्व देयर फैमिली ऑनर बिकॉज दे वर रेप्ड. many people converted their religion out of fear of persecution. तो इतनी सारी कॉन्सिक्वेंसेस हुए जो कि काफी ज्यादा डिवीजन ऑफ सिर्फ बाउंड्री नहीं हुई, इट लेड टू डिवीजन ऑफ हार्ट्स. जो पड़ोसी एक साथ रहते थे वही डिवाइड हो गए एक तरीके से. है यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गांधी जी इन नोखाली, दैट वाज इन बंगाल बट नाउ इन बांग्लादेश. है यू कैन सी अ मूवी गरम हवा जो पार्टीशन के ऊपर ही बेस्ड है. somebody likes movies, they can see this movie. This is a very beautiful movie on the partition. ढंग से बताया गया है. Now another biggest challenge was, even after partition India had the 12% of the Muslim population. So the idea of two nation theory was itself a flawed idea. ठीक है.
तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। गांधी जी हिमसेल्फ वॉज वेरी सैड कि उनके अहिंसा और सत्याग्रह का मॉडल जो है वो लोग फॉलो नहीं कर रहे, बट स्टिल ही वॉज एबल टू कंट्रोल द वायलेंस, स्केल ऑफ वायलेंस व्हेन ही वाज इन कोलकाता। वो दिल्ली में सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे जब हम आजाद हुए थे, ही वाज इन कोलकाता। एंड दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, आफ्टर कोलकाता ही केम टू दिल्ली एंड फाइनल फास्ट, he took the final fast in January 1948 to ensure कि किसी तरीके से वायलेंस खत्म हो, but extremists on the both sides said that कि गांधी जी is doesn't want to uh, help in our demand and he only supporting Muslims, and Hindu said Muslim को support करें, Muslim said कि हिंदू को support करें, and eventually one of the person known as the Nathuram Godse attacked him and killed him, and this led to the banning of some of the organization by the government, that was like RSS. So you can see these were the some of the letters of that time. I think till now it is totally clear to you कि partition से कितने बड़े बड़े challenges आए. Now हम डिस्कस कर रहे हैं कि आजादी के बाद क्या क्या challenges थे. One of the biggest that we discussed was partition. What was the challenge of partition? What were the consequences of partition? Now second challenge that we faced in nation building was the integration of princely states. Now you have to remember, or you have to know, what are princely states. So friends, as we discussed, the second challenge was integration of princely states. हमें ये जानना बहुत जरूरी है, there were two things. One was the British Indian provinces and second was the princely states. So British Indian provinces were the places which were under the direct control of British government, just like Kolkata or Madras, that were directly ruled by the British government. But there were several small states ruled by the princes called as the princely states. जैसे नवाब ऑफ कुंभलगढ़ सुना होगा आपने, नवाब ऑफ ट्रावनकोर सुना होगा, काफी सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे. They were enjoyed some form of control over their internal affairs जब तक वो ब्रिटिश की हाँ हाँ कर रहे थे. तो ऐसा था कि वो खुद अपना जो भी काम करना है कर रहे थे, ब्रिटिश के साथ मिलके 10-20% उनका जो कहना था वो सुन रहे थे, बट कंट्रोल वाज विद द प्रिंसेस. Now this term is very important. What this was called as the paramountcy or suzerainty of the British crown. Now thing was challenged after independence was that princely states covered one third of the land area of the British Indian Empire. So out of 4 Indians, one was under princely rule. Now problem क्या था? Problem was that there were large number of princely states, almost 565 plus. And what British said, उन्होंने कहा after independence they will also become independent. ऐसा नहीं कि वो इंडिया पाकिस्तान के साथ जाएंगे. It would depend upon them only whether they want to go with India or Pakistan or want to remain independent. So you think of a situation कि पूरा country है जहाँ पर छोटे छोटे pockets हैं, वो कोई और रूल कर रहा है उस जगह पे. तो if you are in Rajasthan, आप जयपुर से जोधपुर की तरफ जा रहे हैं, there are 3 princely states which are country in their own. So that was one of the very biggest challenge with our freedom fighters who became the nation builders, integration of these princely states. Now काफी सारों को Sardar Patel who was home minister at that time and deputy prime minister, he was able to convince and they agreed that we will join. But problems soon came with the some of the states. One of them was Travancore. That's it. उसके राजा ने कहा that he want independence. He don't want to join any India or Pakistan. He want independence. Then Nizam also said that I want independence. So you see the picture here, map here, India before and after partition. So you can see the area of West Pakistan, जहाँ Pakistan बना, East Pakistan which became the Bangladesh. Then you can see the princely states, yellow color. Almost whole of the Rajasthan was under control of princely states. Then Gwalior was princely state. You can see such a large area of Hyderabad which had Maharashtra also, current Maharashtra area also has princely states. Mysore was princely state. Even in northeast you can see Manipur, Tripura were princely states. Kuch Bihar was princely state. यूपी एरिया में रामपुर वॉज प्रिंसली स्टेट. कश्मीर आप सब जानते ही हैं, विच इज स्टिल प्रॉब्लम नाउ, जहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू डिफरेंट इंटीग्रेशन. त्रावणकोर सबसे नीचे देखेंगे आप, महाराष्ट्र स्टेट के पास. तो दीज वाज द एरिया जहाँ पे काफी ज्यादा चैलेंज था. नाउ नवाब ऑफ भोपाल, हैदराबाद, त्रावणकोर ये भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे. दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. एंड इशू यहाँ क्या था कि whole of the India had thought कि भाई अब हम आजाद हो गए हैं, India in terms of idea, and now we would
elect our government. But in the princely state, वो तो ऑटोक्रेसी ही चल रही थी, वहां पे तो मोनार्की टाइप की चीज चल रही थी, एंड दे वर वेरी रूथलेस ऑल्सो, तो लोगों को राइट्स नहीं था, तो पीपल ऑल्सो बिकम वेरी सैड कि दे आर नाउ नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री. नाउ कांग्रेस vehemently opposed division of India into these small princely states. But Muslim League said कि भाई ये इनके ऊपर है whether they want to join Pakistan or India or remain independent, ये इन पर छोड़ दे जाए. Now this became challenge. Now integration became very much challenge. You can see that current Odisha ही जो है, it had 26 small states in it. Saurashtra region of Gujarat had almost 14 big states in it. तो यू सी कितना ज्यादा चैलेंज था उस वक्त इंटीग्रेशन का. सो गवर्नमेंट पॉलिसी वाज guided by the three consideration. First and foremost was government knew and उसे समझ में आ गया था that people of most of the princely states clearly wanted to become part of Indian Union. वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं क्योंकि आइडिया ऑफ फ्रीडम मूवमेंट उनके दिमाग में थी. Secondly, these words जो underline किए highlight किए very important. Government was ready to give flexible in giving autonomy to these regions also. ऐसा नहीं कि सब कुछ थोप देंगे, ऑटोनॉमी की हाँ भाई ये काम आप खुद कर सकते हो. तो आइडिया वाज टू अकोमोडेट प्लुरैलिटी एंड गिव फ्लेक्सिबल अप्रोच. एंड थर्ड, इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन जिसने कंट्री को तोड़ दिया था, इंटीग्रेशन वाज वन ऑफ द वेरी यूनाइटिंग फोर्स. हेंस इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर दिस थिंग. नाउ व्हाट गवर्नमेंट डिड, कैसे गवर्नमेंट ने काम किया. गवर्नमेंट डिवाइस अ थिंग कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू काफी सारे लोगों ने साइन कर लिया, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, वैसे स्टेट्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हाँ भाई हम आपके साथ रहेंगे, इंडिया का पार्ट रहेंगे, इंडियन यूनियन का पार्ट रहेंगे. ऑलमोस्ट सबने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया. बट कुछ स्टेट अभी फिर प्रॉब्लम करने लग गए थे. वो जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर फेमस प्रॉब्लम है ये तीनों. एंड देन मणिपुर वाज आल्सो वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम. तो issue of Junagadh was resolved after plebiscite confirmed people's desire to join India. तो जूनागढ़ की थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं. If you require, we can make a separate 3 to 5 minutes video of Junagadh also. तो जूनागढ़, if you see, it is an area in Gujarat, Saurashtra region. So it was near to the Pakistan. So Muhammad Ali Jinnah offered lot of things that we will create a railway line, we will help in your navigation, all that thing. एंड उसका जो नवाब और हेड था, he was also Muslim and he wanted कि चलो हम पाकिस्तान ही चले जाते हैं. But the people of that place wanted to be part of India. So it was a Muslim headed Hindu majority area. Then Samal Das Gandhi, he took fast at that area and people इकट्ठा हो गए. एक जगह थी बबरियाबाद वगैरह करके, वहां पे कुछ फास्ट वगैरह किया, लोग इकट्ठा हुए. देन नवाब या जो राजा था वो घबरा गया एंड देन दे बिकम पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ कश्मीर वी विल डिस्कस इन लेटर बिल्कुल क्लियरली. नाउ लेट्स डिस्कस द केस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज, इफ यू डिस्कस द हैदराबाद, एज वी हैव सीन इन द मैप, हमने देखा उसने महाराष्ट्र का एरिया, कर्नाटका का, अभी करंट आंध्र प्रदेश का भी काफी सारा एरिया वाज called as Hyderabad. And the ruler of Hyderabad had a title called as Nizam. So Nizam was clear. He don't wanted to go in Pakistan. He didn't wanted to go in India. He wanted to remain independent. इसी बीच उसने क्या किया, बाकी सब तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर रहे थे कि हाँ भाई नाउ वी हैव बिकम पार्ट ऑफ इंडिया. बट ही साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. जैसा है कंडीशन वैसे ही रुके रहे, लेट्स स्टैंड स्टिल. ठीक है. बट इसी टाइम में क्या हुआ, काफी टाइम से वहां पर हैदराबाद रीजन में काफी सारे लोग परेशान थे. पब्लिक वाज अनहैप्पी, स्पेशली पीदर्स जो तेलंगाना रीजन का भी, तेलंगाना रीजन है, दे वर विक्टिम ऑफ निजाम ऑप्रेसिव रूल. निजाम बहुत ज्यादा रिच आदमी था और ऑप्रेसिव भी काफी ज्यादा था. तो कम्युनिस्ट एंड हैदराबादी कांग्रेस वर इन फोरफ्रंट ऑफ दिस मूवमेंट हु अपोज द राजा निजाम. लेकिन निजाम भी कम बदमाश नहीं था. बट निजाम हैड, he had a paramilitary force type of thing who were called as Razakars. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी येलो में हाईलाइटेड, Razakars. Now Razakars ने लोगों के ऊपर एट्रोसिटी करना शुरू कर दिया. Razakars knew no bounds, अटैक करके खून मार रहे हैं लोगों, खून बहा रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं. At that time सरदार पटेल said extension agreement में this was not the condition. So Indian army was moved and after some fighting Nizam surrendered and that area became part of India. This operation is called as Operation Hyderabad or Operation Polo. Operation Polo आपको ध्यान रखना है. Now third thing, Manipur.
Maharaja of Manipur was Bodh Chandra Singh. He signed instrument of accession, but he said कि we want more internal autonomy, which was given to them. But public opinion की वजह से पब्लिक को हर जगह डेमोक्रेसी चाहिए, तो मणिपुर में भी महाराजा को इलेक्शन कराने पड़ गए एंड इट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. समझ रहे हो, मोनार्की भी थी एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट भी था उसके अंदर. तो मणिपुर वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज. दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर और एमसीक्यू क्वेश्चन की कौन सा स्टेट था. तो कांग्रेस जो थी, स्टेट कांग्रेस वहां की, इट वांटेड मर्जर इन इंडिया, बट लोकल पॉलिटिकल पार्टीज वांटेड टू अपोज इट. धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला, लोकल कांग्रेस ने प्रेशर डाला, पब्लिक वांटेड इट, देन मणिपुर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ दिस पिक्चर कार्टून इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. यू जस्ट सी what Sardar Patel is saying to these princely states, no, no, don't get up, your highness, just give me this, that will do. So लोगों का support दे दो, and लोगों के support से Patel integrated all these states in India. Now third bigger challenge, first was partition, second was princely state, and third is reorganization of states. कि एट द टाइम ऑफ द कॉलोनियल इंडिया उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से जहां लगा कि राज कर सकते हैं, दे मेड द बाउंड्रीज, या जो नेचुरल बनी हुई थी उसी को उन्होंने बाउंड्री मान लिया. बट उन्होंने लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरैलिटी ऑफ इंडिया को नहीं समझा. नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस व्हेन वी बिकेम द इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारी एस्पिरेशंस काफी लोगों की बढ़ गई. सो अर्लियर जो हमने आइडिया चूज भी किया था, कांग्रेस ने नागपुर सेशन ऑफ 1920 में लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल वाज अडॉप्टेड कि भाषा के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे. ठीक है, कहां पर हुआ था? नागपुर सेशन में. एंड मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वर आल्सो क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन्स व्हिच वाज नॉट फॉलोड बाय द ब्रिटिश इंडिया. सो दिस बिकेम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल और कल्चरल डाइवर्सिटी आल्सो बिकेम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स for the reorganization demand after independence, and this was one of the very big challenge for our freedom movement also, sorry, our post freedom movement India also. So Vishal Andhra movement hua, where Telugu speaking people, most of the Telugu speaking people wanted a united Vishal Andhra, which should have part of current days, or you can say that at earlier time of uh, Madras, Maharashtra and बड़ा आंध्रा चाहिए था. नाउ इट वाज इनिशियली अ पीसफुल मूवमेंट जहां पर पोटी श्रीरामुलु हु वाज अ वेटरन गांधीयन, he took fast for 56 days. Again these terms are very much important for one marker also. एंड बाद में काफी ज्यादा वायलेंट हो गया प्रोटेस्ट जब इनकी डेथ हो गई 56 डेज भूखा रहने के बाद. एंड देन several legislators resigned also in protest, and finally in December 1952 Andhra Pradesh was created on the basis of language. लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश क्रिएट हो गया. यू कैन सी दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ऑफ इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन. एसआरसी या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाते हैं. एट दैट टाइम यू कैन सी दैट अरुणाचल प्रदेश नहीं था, इट वाज नीफा. देयर वाज नो मिजोरम. वी कैन सी दैट मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ मिला हुआ था, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तरांचल था, बिहार हैड झारखंड. So this map is very much important. You can refer it. Karnataka was called as Mysore. So these are three questions which you answer them in comment, and हम उसका आंसर बताएंगे अगर कोई confusion होता है आपको तो. Now after formation of Andhra, again multiple departments हर जगह से आने लग गए कि we need state on this basis, on this basis. ये convenient नहीं है, वो convenient नहीं है. Local leader came up. Then ultimately central government created a commission known as SRC, State Reorganization Commission, in 1953. Important thing to remember is that it was also called as Fazl Ali Commission, FAZLALI, Fazl Ali Commission, जिसने decide किया कि language के basis पे reorganization होना चाहिए या नहीं. And they decided that the boundaries of states should reflect the boundaries of different languages, and on the basis of the SRC State Reorganization Act was passed in 1956, and this led to creation of 14 states and 6 union territory. Important thing यहाँ ध्यान देना है, हमने दो वर्ड लिख रखे हैं, धार एंड जेवीपी. तो धार कमीशन भी बनाता है, एंड जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारामैया, इन तीनों की कमीशन भी बनी थी, जिनने लिंग्विस्टिक बेसिस को इतना ज्यादा सपोर्ट
नहीं किया था, बट एसआरसी सपोर्टेड दिस एंड इसके बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ. Now, one of the important question which can come in the class 12th examination and UPSC, in UGC, in any examination, you have to remember also कि initially it was thought that linguistic states may foster separatism and create pressure on the newly founded nation. कि अभी अभी देश आजाद हुआ on the basis of religion, now people would be divided on the basis of the language, separatism होगा, सब एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, लड़ाई करेंगे और फाइनली फिर कंट्री जो है टूट सकता है. बट it has been more than 50 years or 60 years, we can say that division on the basis of creation of states on the basis of language has not created separatism, balki linguistic reorganization have given some uniform basis to the drawing of state boundaries. Now not only English speaking people but regional people have got voice, they can lead their area, they can become chief minister in their area. It did not lead to disintegration, कोई disintegration नहीं हुआ. National unity was strengthened, and most importantly linguistic states underline the acceptance of principle of diversity. भाई आखिर डाइवर्सिटी की बेसिस पे तो हमारी डेमोक्रेसी बनी थी, हम जब इंटीग्रेट हुए थे. तो लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑन लॉजिकल बेसिस प्रमोटेड यूनिटी. It was choice in favor of recognizing and accepting the existence of differences. This word is important, existence of differences, which could at times be oppositional. So democracy was associated with plurality of ideas and way of life. These terms we have to use. Now अभी हम देखेंगे काफी सारी states create हो गई. You can read this box. This is quite interesting box. Now we see that not only on the basis of the language in later phase, on the basis of culture or regional imbalance in development, इन सब basis पे भी states create हुए हैं. If you see छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड गुजरात CUJ वर क्रिएटेड इन 2000. आप आगे भी देख सकते हैं, अभी भी बहुत सारी जगह से डिमांड आ रही है. विदर्भा इन महाराष्ट्र, हरित प्रदेश इन वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, नदर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, ऐसे काफी सारे एरिया हैं जहाँ पे कुछ जेन्युइन डिमांड्स आ रहे हैं कि यहाँ पे भी डिवीजन क्रिएट किया जाए, नया स्टेट क्रिएट किया जाए. So these were the challenges that we can see that existed with the Indian Union when we became independent. तो आपको फटाफट इसको रिवाइज करना है, देखना है, कहीं पे वीडियो में कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट पे लिखना है. These are the questions. If you want कि हम इनके आंसर आपको दें, सेपरेटली आंसर दें, तो just write in the comment box. We will try to give in some time. बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद वापस हमारे पास आइए. कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए. ऑल द बेस्ट.